चलिए अब हम लोग जो सीखेंगे वो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ऐसे तो देखिए हमारे अकाउंट्स में करीबन 30-35 टर्म्स ऐसे हैं जो बेसिक टर्म्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे कॉमनली यूज होने वाले बेसिक टर्म्स, जैसे कि मैंने अपने बोर्ड पर जो है यहाँ पर 15 टर्म्स को लिखा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं वन बाय वन पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, दूसरा है इवेंट, तीसरा अकाउंट, चौथा ओनर या प्रोप्राइटर, पांचवा कैपिटल, छठा ड्राइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, गुड्स के रिलेशन में हमने कुछ और फिगर्स बनाए हैं, इसको हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में समझेंगे। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, डिस्काउंट और आखिरी हमारा बैड डेट्स। ये 15 मैंने कॉमन टर्म्स निकाले हैं जो कि मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। चलिए तो अब हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट जो हमारा टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है ट्रांजैक्शन कहने का मतलब लेन देन, है ना। तो कैसे लेन देन को हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन कहेंगे या कैसे लेन देन को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, तो देखिए उसके लिए हमने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ लिखा है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट changes its financial position, that means change in the value of asset, liabilities और capital। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे, वैसे ट्रांजैक्शन या वैसे लेन देन जो हमारे बिजनेस में क्या करता हो, हमारे फिनेंशियल पोजीशन को चेंज करता हो। अब सर ये फिनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो हमने उसके लिए और एक बात लिखा है, दैट मींस चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि एसेट्स किसे बोलते हैं, लायबिलिटीज किसे बोलते हैं और कैपिटल किसे बोलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा जो सीखेंगे वो क्या टर्म है, इवेंट, उसका नाम है इवेंट। देखिए इवेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर फिर से एक छोटा सा लाइन लिखा है, आप देख सकते हैं। एन इवेंट इज द कंसीक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना, अब उसके बाद हम लोग जानेंगे इवेंट के बारे में। तो ट्रांजैक्शन इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ट्रांजैक्शन का ही कंसीक्वेंस या रिजल्ट, मतलब उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। राम परचेज्ड गुड्स फॉर ₹13,000 एंड स्पेंट ₹1,000 on its cartage. He sold the above goods for ₹20,000 to Shyam. राम जो है कुछ सामान खरीदता है 13,000 रुपए का और उस पर वो 1,000 रुपए जो है गाड़ी भाड़ा देता है, ठीक है। अब वही सामान को उसने श्याम को कितने रुपए में बेचा है, 20,000 रुपए में। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट कैसे समझेंगे, इवेंट हम लोग समझने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सर हमारे पास कितने रुपए का सामान आया, मतलब सॉरी कितने रुपए में हमने वो सामान बेचा, 20,000 रुपए में, और उस सामान को खरीदने में हमें कितने रुपए लगे थे, 13,000 प्लस 1,000 मतलब 14,000 रुपए। तो यहाँ पर जो 6,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा यही हमारा इवेंट कहलाएगा। चलिए मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स का फिगर। सेल्स है हमारा 20,000 रुपए का, ठीक है। इसमें हम लोग क्या घटा देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा दो चीज आ जाएगा, पहला परचेजेस और दूसरा कार्टेज। परचेज जो है हमारा वो हुआ है कितने रुपए का, 13,000 रुपए का, और कार्टेज हमारा कितने रुपए का है, 1,000 रुपए का। तो ये दोनों को मिलाकर के जब हम यहाँ पर लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 रुपए का, और हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट क्या आएगा वो आएगा 6,000 रुपए। यही प्रॉफिट जो है हमारा क्या कहलाएगा, इस पूरे ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कहलाएगा, और ऐसे ही को हम कंसीक्वेंस भी कहेंगे। यही हमारा जो रिजल्ट प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का, यही
प्रॉफिट हमारा इवेंट कहलाएगा कि ये सर पूरे ट्रांजैक्शन में हमें 6000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और यही हमारा इवेंट कहलाता है। इसीलिए हमने बोला कि इवेंट जो है कंसीक्वेंस या रिजल्ट है किसका, तो ट्रांजैक्शन का। चलिए अब हम लोग जो सीखेंगे वो है तीसरा कॉमन टर्म हमारा जो कि अकाउंट होता है ना। अकाउंट के लिए भी हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, added and subtracted at one place. Such place is customarily termed as an account. Prior to understand the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning and form of an account. चलिए अकाउंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो जैसे अभी आपने देखा हम लोग का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब हर एक ट्रांजैक्शंस जो कि एक नेचर का है, एक नेचर का है या लाइक नेचर का है, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम एक जगह बनाएंगे और उसी जगह पर उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उसी जगह को हम क्या बोलेंगे, अकाउंट। क्या बोलते हैं, अकाउंट। और हम लोग जो डेबिट या क्रेडिट की बात कहेंगे तो डेबिट और क्रेडिट का अर्थ जानने से पहले आपको अकाउंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे ही आप अकाउंट के बारे में जान जाएंगे आप डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी जान जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार का हमारा अकाउंट का फॉर्मेट होता है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया। यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं डेट कॉलम, ये हमारा हो गया पार्टिकुलर्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर लेजर फॉलियो भी हम लोग डालते हैं या फिर जनरल फॉलियो यहाँ पर वाउचर नंबर लिखने के लिए भी डालते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको फ्रेशर के तौर पे समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट हमने लिखा। फिर से हम लोग लिखेंगे एक डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा एक अकाउंट बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो भागों में बांटते हैं। आप देख सकते हैं ये मिडिल लाइन में हमारा जो है ये हमारे अकाउंट को दो भागों में बांटा है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और ये हमारा राइट हैंड साइड कहलाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा कॉलम होता है अकाउंट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कॉलम ऑफ अकाउंट। और जो राइट हैंड साइड में हमारा जो कॉलम होता है वो हमारा कहलाता है क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। इसी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है हम लोग का एब्रिविएशन डेबिट का, वो हम लोग लिखते हैं DR और क्रेडिट का एब्रिविएशन हम लोग लिखते हैं CR। और इस प्रकार से हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लिया जाए ये हमारा कैश का अकाउंट है तो यहाँ पर ही हम लोग उसका हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। यहाँ पर हम लोग क्या करें, कैश अकाउंट जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब ये हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश से रिलेटेड सारे एंट्रीज या सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहीं पर रिकॉर्ड करने का काम करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। यही हमारा कहलाता है अकाउंट। चलिए अब हम लोग जो अपना चौथा या जो कॉमन टर्म है हमारा वो हमारा है ओनर या प्रोप्राइटर। तो देखेंगे ओनर या प्रोप्राइटर हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं या उसका मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस और इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज नोन एज ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द कंसर्न बिजनेस। ऐसा व्यक्ति जो या तो बिजनेस का मालिक है या उसमें वो पैसे लगाता है, ठीक है, उसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ओनर कहेंगे या प्रोप्राइटर कहेंगे उस बिजनेस का। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने जाना अपना प्रोप्राइटर, ओनर या प्रोप्राइटर किसे कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग जो सीखेंगे वो है कैपिटल, है ना। कैपिटल किसे कहते हैं, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन इट्स बिजनेस is termed as capital. Amount can be in form of cash, goods or any assets. अभी हम लोगों ने सीखा कि प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, तो जो मालिक होता है बिजनेस का उसे कहते हैं। और मालिक के द्वारा जो भी बिजनेस में
पैसा लगाया जाए या कोई सामान हो सकता है या किसी प्रकार की वो संपत्ति हो सकती है। तो या तो वो पैसा लगाता है, सामान देता है या संपत्ति देता है, उन सभी को हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिखा है। कैपिटल का हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हर वो पैसा या हर वो सामान जो मालिक अपने बिजनेस में लगाता है उसकी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स के लिए देखिए हमने क्या लिखा है, इफ एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स इज विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और फॉर एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहेंगे हम लोग? तो अगर कोई भी पैसा या संपत्ति या कोई भी ऐसा सामान जो कौन लेके जाता हो, ओनर लेके जाएगा हमारा। कौन लेके जाएगा? ओनर, मतलब मालिक। जो भी मालिक हमारे होंगे और अगर वो बिजनेस में से किसी भी प्रकार का पैसा या सामान लेकर के जाते हैं, किस काम के लिए? तो अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना। या फिर वो किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं जो कि उनका प्राइवेट पेमेंट्स था। प्राइवेट पेमेंट्स कहने का मतलब जो उनके अपने निजी खर्च हैं, जो बिजनेस का खर्च नहीं है, वो उनका अपना निजी खर्च है और वो कहां से कर रहे हैं? बिजनेस के फंड में से, मतलब जो बिजनेस में पैसा रखा हुआ है उससे। उन सभी को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स, है ना। इन शॉर्ट मैं आप लोग को बोल देता हूं कि ड्राइंग्स हर वो चीज या हर वो संपत्ति जो मालिक अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से निकालता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे एसेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एसेट्स क्या होता है उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट। एसेट हम लोग किसे कहेंगे? तो कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी संपत्ति जो एक बिजनेस एंटरप्राइज के पोजीशन में होगा, मतलब उसके अधिकृत होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। एसेट का मतलब संपत्ति। ठीक है, यहां तक कि अगर हमारा पैसा किसी के पास बकाया है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। आप देख सकते हैं हमने एक और डेफिनेशन यहां पर लिखा है, एनीथिंग दैट इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज टर्म्ड एज एसेट। ऐसा कोई भी संपत्ति या ऐसा कोई भी सामान जिससे हमें भविष्य में, है ना, हमें मतलब हमारे बिजनेस को भविष्य में पैसा मिलने जा रहा है या किसी प्रकार का फायदा होने जा रहा है, उसे भी हम क्या कहेंगे? उसे भी हम अपने बिजनेस के लिए एसेट कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला जो कि होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अकाउंट्स की भाषा में ये एक फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना कैपिटल किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया एसेट्स किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलिए आते हैं कि लायबिलिटीज भी किसे कहेंगे। ओके, अब हम लोग सीखेंगे लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी के लिए हमने लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द अमाउंट व्हिच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स एक्सेप्ट द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर्स। तो हमारा फर्म या हमारा बिजनेस जहां से भी पैसे ले रहा है या जिस व्यक्ति से भी पैसे ले रहा है, कैसे कैसे व्यक्ति होने चाहिए? सिर्फ वहां पर अपने प्रोप्राइटर को छोड़ करके, मतलब जो बिजनेस का मालिक है उसे छोड़ दिया जाए। अगर उसके बाद अगर बिजनेस में बाहरी लोगों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से बैंक से या किसी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो सब हमारा लायबिलिटी कहलाता है ना। इसको हमने एक अदर वर्ड्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स लायबिलिटीज आर डेब्ट्स। लायबिलिटीज क्या होते हैं? हमारे कर्ज होते हैं जो हमने बाहरी लोगों से ले रखा है। दे आर द अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हम लोग किसे बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति जिन्हें हमें पैसे देना है या जिनसे हमने कोई पैसा या वस्तु, है ना, उनसे ले रखा है, उनका कर्ज है हमारे ऊपर। आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला भी इसका है, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल।
एसेट्स के बारे में आप लोगों ने अभी सीखा, कैपिटल भी हमने बता दिया था, और ये है हमारा लायबिलिटीज। आइए अब हम लोग जानेंगे एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस क्या होता है? इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसे खर्चे या कोई भी ऐसी जो कॉस्ट हमारा लग रहा है किस काम के लिए, अगर हम गुड्स को खरीद रहे हैं या उसे बेच रहे हैं, उन सभी खर्चों को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एग्जांपल में भी यहाँ पे 1 2 3 एक्सपेंस लिख रखा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो ऐसे खर्च जो हमें सामान खरीदने समय लगता है। रेंट हम लोग जो अपना किराया भरते हो। कमीशन, अगर हमने किसी से सर्विस रेंडर किया है और उसको कमीशन बदले में दिया है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है गुड्स। गुड्स किसे कहेंगे? तो देखिए, एनी कमोडिटी और प्रोडक्ट दैट आर परचेज्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल विल बी टर्म्ड एज गुड्स। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी संपत्ति जो आप अपने बिजनेस में खरीदे हैं, है ना, किस पर्पस के लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। आप उसको वापस से बेचने के लिए खरीदे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग 2 चीजों को और सीखेंगे। क्या? तो देखिए, गुड्स जब भी हम लोगों का ये 2 केस आता है। एट द टाइम ऑफ परचेज, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, जब गुड्स को खरीदा जाता है, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड हम लोग 2 काम करते हैं अपने बिजनेस में। एक तो उसे खरीदा भी जाता है, दूसरा उसको बेचा भी जाता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउट। तो अब आप देखेंगे, जब गुड्स बिजनेस में खरीदा जाएगा तो हम लोग उसको क्या टर्म देते हैं? परचेजेस। क्या बोलिएगा? परचेजेस। जब भी गुड्स हमारे बिजनेस में खरीदा जाएगा उसे हम परचेजेस कहेंगे, और जब भी गुड्स हमारे बिजनेस में बेचा जाएगा उसको हम क्या टर्म देंगे? सेल्स का टर्म देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, जब भी गुड्स को आप खरीदते हैं तो उसे परचेजेस कहेंगे, और जब भी गुड्स को बेचेंगे तो उसे हम सेल्स कहेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा, जैसे कभी कभी ये भी होता है कि हमने जिससे सामान खरीदा उसमें कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, तो हम लोग उस खरीदे हुए सामान में से, मान लिया हमने 10 पेन खरीदा था जिसमें से 2 पेन खराब निकल गया, तो मैं 2 पेन को जिस व्यक्ति से खरीदा था उसे लौटा दूंगा। तो जब हमने उसको खरीदा था 10 कलर को, वो हमारा परचेजेस कहलाएगा, और जो 2 कलर हम लौटाए वो हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। उसी प्रकार से जब आप भी किसी को सामान बेचते हैं तो उस समय भी हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा सामान जो गड़बड़ हो सकता है या डिफेक्टिव हो सकता है, तो वो भी जो आपके कस्टमर है वो आपको आकर के भी लौटाएंगे। तो जिस समय आपने उन्हें बेचा आप उसे सेल्स कहते हैं, और जब अगर उसमें से कोई डिफेक्टिव सामान कोई आपका कस्टमर आपको लौटाने के लिए आएगा तो वो आपका सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे परचेज एंड सेल्स कब कहेंगे, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का प्रयोग कब करना है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? चलिए जान लीजिए। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर purchased for resale but are presently lying unsold at the end of accounting period, है ना। ऐसे गुड्स जो हमने खरीदा है किस पर्पस के लिए? रीसेल करने के पर्पस के लिए, लेकिन अभी भी वो हमारा क्या है? बिका नहीं है, अनसोल्ड है, और हमारे पास ही एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अभी हमारे पास ही पड़ा हुआ है। वैसे वस्तु को या वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसे अपना स्टॉक कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, गुड्स वो सामान होता है जिसको कि हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, है ना। मान लिया आपके बिजनेस में एसेट्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है, टेबल फर्नीचर भी हो सकते हैं, वो भी हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक रह जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो आपने बेचने के पर्पस से नहीं खरीदा है, इसलिए वो आपका स्टॉक नहीं कहलाएगा। स्टॉक आपका कौन कहलाएगा? जो आपने बेचने के पर्पस से खरीदा है। ठीक है, आइए स्टॉक में हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। स्टॉक हमारा 2 तरह का होता है, इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से जान लीजिए। एक आपका होता है
ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आपका होगा क्लोजिंग स्टॉक। पहले को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ये दोनों का भी मतलब बता दीजिए, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। ओपनिंग स्टॉक आप लोग किसे बोलेंगे, जो हमारे पास लाइन अनसोल्ड, जो हमारे पास नहीं बिका, या जो ऐसे गुड्स जो हमारे पास रह गए, कब, लाइन अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये जो आपका अकाउंटिंग पीरियड था उसके शुरुआत में आपके पास जो स्टॉक पड़ा रह गया वही आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग किसे बोलेंगे, तो ये भी वैसे स्टॉक जो लाइन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यहां भी हम लोग जैसे साल के अंत में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके अंत में जो हमारे पास स्टॉक रह गया उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। देखिए मैं समझा देता हूं। ओपनिंग स्टॉक ऐसे स्टॉक जो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में बचा रह गया था, और क्लोजिंग स्टॉक वैसे स्टॉक को बोलेंगे जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में मतलब अंत में बचा रह गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो सीखेंगे, यहाँ पर मैं दो टर्म्स एक साथ ले रखा हूं, ट्रेड रिसीवेबल्स और दूसरा टर्म है आपका ट्रेड पेबल्स। इन दोनों टर्म को हम लोग एक साथ सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है। जैसा कि आप वर्ड में ही समझ सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल तो सर ऐसी चीज जिसे ट्रेड में रिसीव करना है। क्या करेंगे हम अपने ट्रेड में, मतलब अपने व्यवसाय में उसको रिसीव करेंगे। देखिए, इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल, इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल, जो हमें मिलने वाला है। क्यों मिलेगा, तो सर क्योंकि हमने ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी, अगर हो सकता है हमने सामान दिया है, किसी को सामान बेचा है, या हो सकता है हमारी सर्विस कंपनी है तो हमने किसी को अपना सर्विस दिया होगा, तो उसके बदले में जो हम उससे पैसा चार्ज करते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान दीजिएगा, वो पैसा अभी हमको मिला नहीं है, वो मिलने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या वर्ड प्रयोग किया है, रिसीवेबल, है ना, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सर वैसे पैसे जो हमारे ही हैं, जिसके एवज में हमने सर्विस दिया था या गुड्स बेचा था और अभी वो पैसा हमें मिला नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपने बिजनेस का ट्रेड रिसीवेबल्स कहेंगे, है ना। सेम वे में ट्रेड पेबल्स में आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स मतलब सर आपके ट्रेड में जो पेबल्स है, मतलब उसी प्रकार से आपने भी किसी से कुछ सामान खरीदा होगा या किसी से कोई सर्विस लिया होगा, तो आप भी तो उसे पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, ट्रेड पेबल्स का। मतलब इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। हम लोग भी किसी न किसी व्यक्ति से गुड्स परचेज करते हैं या किसी व्यक्ति से सर्विस लेते हैं, तो उनको जो हमको पेमेंट करना होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेड पेबल्स। ध्यान दीजिएगा, ये भी वैसे पैसे की बात हो रही है या वैसे खर्चे की बात हो रही है जो अभी तक हमने दिया नहीं है, ये हमारा पेवेबल है, मतलब अभी हमें देना है। अगर आप इसका एग्जांपल चाहें तो मैं इसके एग्जांपल में लिख देता हूं। हमारा एक एग्जांपल हो सकता है डेटर्स, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल में आप चाहें तो लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, और दूसरा आप लिख सकते हैं जस्ट बिल्स पेबल, है ना। इसके बारे में मैं जरा सा आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। डेटर्स सर वैसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स। और बिल्स रिसीवेबल, मान लिया किसी व्यक्ति को हमने कोई सामान दिया या सर्विस रेंडर किया, उसने हमें बदले में एक बिल साइन करके दिया कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, वो हमारा क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल। सेम वे में क्रेडिटर्स आप किसे कहिएगा, जिसको आपको पैसा देना है, मतलब आपके बिजनेस को जिसे पैसा देना है
वो लोग आपके लिए क्या कहलाएंगे, आपके वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। और अगर आपने मान लिया उनको किसी पेपर पर साइन करके उन्हें बोला है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो पेपर या वो कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, वो बिल्स पेबल कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? आइए अब जो हमारा टर्म है वो बहुत ही कॉमन टर्म है, हम लोग रोज इसको प्रयोग करते हैं। हम लोग रोज कहीं ना कहीं से कोई सामान खरीदते होंगे तो, या आप लोग भी खरीदते होंगे तो आप लोग जरूर अपने दुकानदार से एक रिबेट मांगते होंगे, कहते होंगे कि सर हमें कुछ डिस्काउंट दीजिए। बस इसी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे बोलते हैं, तो इट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर। किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो गिवन बाय द सेलर, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा दिया जाता है। और किसे, तो बायर को दिया जाता है, मतलब जो हमारे है ना गुड्स के खरीदार हैं उनको दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ये किस फॉर्म में होता है, तो नॉर्मली ये कैश के फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग भी समझते हैं कि 10 रुपए का सामान हम लोग 8 रुपए में खरीदते हैं, तो ये जो 2 रुपए का हमारा अलाउंस मिला, ये क्या है, ये हमारा डिस्काउंट कहलाता है। अकाउंटिंग में डिस्काउंट भी 2 प्रकार के होते हैं। हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब मैं बता देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो इट इज अलाउड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस टू इंक्रीज द सेल्स, है ना। ट्रेड डिस्काउंट आपने बहुत सारी दुकानों में देखा होगा कि वो लोग अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक फिक्स्ड परसेंटेज पर अपने दुकान के बाहर एक डिस्काउंट लगा देते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा क्लोथ्स के शोरूम्स के बाहर में वो लोग लगा रखे होते हैं फ्लैट 20%, फ्लैट 40%। ये एक फिक्स्ड परसेंटेज का डिस्काउंट है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है फिक्स्ड परसेंटेज। वहां पर आप जाते हैं तो आपको कुछ कहना नहीं होता है, वो आपको सीधे सीधे अपने प्राइस में 40%, 30% जो भी उन्होंने लगा रखा था डिस्काउंट, वो अपना आपको दे देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और इसका क्या पर्पस होता है, वो सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, सेल्स हो सके। ठीक है, चलिए दूसरा जो होता है वो आपका होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, है ना। कैश डिस्काउंट हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम लोग अपने कस्टमर से उसी समय या तुरंत उनसे पैसे ले सके। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। चलिए आज जो हमारा लास्ट टर्म है बेसिक टर्म्स का, वो है बैड डेट्स। ये लास्ट टर्म हमने ले रखा है, ऐसा नहीं कि यही लास्ट टर्म होता है, इसके बाद भी हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि और भी कॉमन टर्म्स होते हैं हमारे अकाउंट्स में, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेगुलरली यूज होने वाले टर्म्स हैं उनको मैंने आपको समझाया है। ये हमारा लास्ट टर्म अभी जो हमारी लिस्ट में है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स आप सुने हैं, ये क्या होता है इसके बारे में देखिए मैं लिखता हूँ, एनी अमाउंट विच हैज बिकम इररिकवरेबल, क्या, इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर इज टर्म्ड एज बैड डेट्स, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा डेटर्स। डेटर्स में हमने बताया वो व्यक्ति जिनसे हमें पैसे लेना है वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स। अगर उन व्यक्तियों से कुछ पैसा हमारा इररिकवर हो गया, मतलब जिसको हम रिकवर नहीं कर पाए, वही पैसा जो हमारा डूब गया वो क्या कहलाएगा, वो हमारा बैड डेट्स कहलाएगा। और ये क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंस। बैड डेट्स क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए, एक एक्सपेंस है, ठीक है, ये खर्च है ना। अब आप समझ चुके होंगे बैड डेट्स का भी क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग अपना बेसिक टर्म्स को खत्म करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे बेसिक टर्म्स को समझे होंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारा वीडियो देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।